पेज नंबर कहाँ तक पढ़ा था हमने कल? मैम 95। यही था ना? यही था। पहले अंदर की खोलनी है, बाहर की छोड़नी है। हाँ तो बाहर की छोड़ के अंदर की खोल दो। पेज नंबर 95। वेरी गुड। हमने कल पढ़ा था भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का पुछल्ला बनता है। उसके बाद पढ़ा हमने भारत में ब्रिटिश शासक के आंतरिक विरोध, राजा राम मोहन राय, बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्रों के बारे में हमने पढ़ा था। तो राजा राम मोहन राय को 3 भाषाओं का उनको ज्ञान था। कौन कौन सी? संस्कृत, फर्जी और अरबी। हाँ वेरी गुड। हाँ अंदर वाले खोल गई, काली वाली। संस्कृत, फारसी और अरबी 3 भाषाओं का उनका ज्ञान था। वे 3 ये इस तरह से भी क्वेश्चन बनता है कि वो कौन सी भाषाओं के विद्वान थे। तो विद्वान थे वे अरबी, फारसी और अरबी के। तो संस्कृत, फारसी और अरबी के विद्वान थे, लेकिन उन्होंने बाद में ग्रीक, लातिनी और इब्रानी भाषा भी सीखी थी। वे एक बहुत अच्छे समाज सुधारक भी थे। उन्होंने इस्लाम का और ईसाई मत का भी उन पर प्रभाव पड़ा था, लेकिन वे धार्मिक आधार पर दृढ़ता से जमे गए थे। उन्होंने कुछ कुरीतियों का भी दूर करने का प्रयास किया था, कुछ कुरीतियों, और इस धर्म को उन कुरीतियों और कुप्रथाओं से मुक्त कराने का भी प्रयास किया था। उन्होंने उन्हीं की वजह से ब्रिटिश सरकार ने सती प्रथा पर भी रोक लगाई थी। ठीक है, यहाँ तक हम कल ही पढ़ चुके थे। आज हम इनके आगे के पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। राजा राम मोहन राय भारतीय पत्रकारिता के प्रवर्तकों में से थे। सन 1780 के बाद भारत में अंग्रेजों ने कई अखबार निकाले। इन अखबारों में आम तौर पर सरकार की कड़ी आलोचना रहती थी। परिणामतः उन पर कड़ा सेंसर लगता था। पहला अखबार जिस पर भारतीयों का स्वामित्व था और जिसका संपादन भी भारतीयों ने ही किया था, जो 1818 में अंग्रेजी में निकला था। अर्थात ये अंग्रेजी में अखबार निकला था, लेकिन ये भारतीयों द्वारा ही बनाया गया था। भारतीयों का ही स्वामित्व था और भारतीयों द्वारा ही इसका संपादन किया गया था। उसी वर्ष श्री रामपुर के बैप्टिस्ट पादरियों ने बंगाली में एक मासिक और एक साप्ताहिक पत्र निकाला। किसी भारतीय भाषा में प्रकाशित होने वाले ये पहले पत्र थे। इनके बाद एक अंग्रेजी और भारतीय भाषाओं में कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई, जो मद्रास जिसका आधुनिक नाम चेन्नई हो गया है, और बम्बई जो अब मुंबई के नाम से जाना जाता है, से अखबार और पत्रिकाएं बड़ी तेजी से निकलने लगी हैं। राजा राम मोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके समाज सुधारवादी आंदोलनों से था। उनका साम्यवादी और विश्व जननीय दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। कौन करते थे विरोध? कट्टर वर्ग के लोग। जी हाँ। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जिसने भारत में बंगाल के पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजा राम मोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ भी एक क्वेश्चन बनता है, बेटा उनकी मौत कब और कहाँ हुई? किसकी? राजा राम मोहन राय की।
तो राजा राम मोहन राय की 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में हुई थी। ओके। सन 1857 Yes, की ma'am. महाक्रांति, जातीयतावाद। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया था। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिम भाग में मद्रास और मुंबई में भी थी, लेकिन उनकी उत्तरी सूबों में ऐसा कोई सुझाव, झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। विशेष रूप से सामंत सरदारों और उनके अनुयायियों में विद्रोह की चेतना बढ़ गई थी। सामान्य जनता में भी असंतोष और तीव्र ब्रिटिश विरोधी भावना खूब फैल रही थी। मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। आप लोगों का पेज चेंज कर दूं मैं। ये पेज तो नहीं है। ओके, यूरोप के ये तो हम पढ़ चुके हैं बेटा। ये ठीक है। ये ऑडियो म्यूट रखिए बेटा, वीडियो ऑन रखिए। जो भी है बच्चे, किसी भी बच्चे का वीडियो नहीं खुला है, ऑडियो म्यूट रखिए प्लीज। सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह बनाई गई थी, लेकिन नियत समय से पहले एक विस्फोट ने नेताओं की योजना ही बिगाड़ दी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ी तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया। जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली संयुक्त प्रांत जैसा उन्हें आजकल कहा जाता है।
मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। मूलतः यह सामंतीय विस्फोट था जिसका नेतृत्व सामंत सरदार और उसके अनुयायी कर रहे थे। व्यापक रूप से फैली विदेशी विरोधी भावना से इसे बल मिल रहा था। इनके लिए मुगल राजवंश के उस अवशेष की ओर देखना अनिवार्य हो गया था जो अब भी दिल्ली के राजमहल में बैठा था, लेकिन दुर्बल, बूढ़ा और अशक्त हो गया था। समय के साथ साथ शारीरिक परिवर्तन हो ही जाते हैं बेटा, ठीक है। इसलिए बहादुर शाह जफर जो थे वो भी शारीरिक रूप से दुर्बल, बूढ़े और अशक्त हो गए थे। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह से हिस्सा लिया। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर दबाव डाला। क्या हुआ? पिछली देर का भाई मैं नहीं इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और अंततः इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरकारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे असंगठित थे और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इस विद्रोह से कुछ श्रेष्ठ छापामार नेता उभर कर आए। इनमें सबसे तेजस्वी थे तात्या टोपे, जिन्होंने कई महीनों तक अंग्रेजों को परेशान किया। आखिर में जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार करके मराठा क्षेत्र में इस आशा से प्रवेश किया कि उनके अपने लोग उनकी सहायता और स्वागत करेंगे, तो उनके साथ बड़ा धोखा हुआ। इन सब के अलावा एक और विशिष्ट नाम जिसे आज भी आम जनता श्रद्धापूर्वक स्मरण करती है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का है, जो 20 वर्ष की आयु में लड़ते लड़ते मारी गई। जिस अंग्रेज जनरल ने उसका मुकाबला किया, उसी ने उसके बारे में कहा था कि वह विद्रोही नेताओं में सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। वाकई में रानी लक्ष्मीबाई के बारे में तो आपने भी सुना। वाकई में वो उन विद्रोही नेताओं में वाकई में ही सबसे सर्वोत्तम और सबसे बहादुर थी। इस बात का प्रमाण तो हमें आज भी मिलता है अपने ऐतिहासिक लेखों द्वारा। हम पढ़ते भी हैं उनके बारे में। और रानी लक्ष्मीबाई का तो एक सीरियल भी आता है टीवी पर, उसमें भी हम उनके कार्यकलापों को देखते हैं। विद्रोह और उनके दमन के बारे में बहुत झूठा और भ्रष्ट इतिहास लिखा गया है। भारतीय उनके बारे में क्या सोचते हैं, यह बात शायद ही किताब के पृष्ठों तक छपकर पहुंच गई। सावरकर ने लगभग 30 वर्ष पहले द हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शीर्षक पुस्तक लिखी, लेकिन उनकी पुस्तक तत्काल जब्त कर ली गई और अब भी जब्त है। वीर सावरकर, ये वीर सावरकर भी हमारे ही भारत का एक वीर योद्धा था। इन्होंने अपने 30 वर्ष की एज में एक बुक लिखी है, एक किताब लिखी है। क्या लिखी है? हिस्ट्री ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। लेकिन इनकी पुस्तक को उन ब्रिटिश शासकों द्वारा जब्त कर दिया गया था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया।
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी वह अब नए सिरे से संगठित हुई। हिंदुओं और मुसलमानों में समाजवादी और दूसरे आंदोलन। कुछ आंदोलन हुए जिसमें हमने हिंदुओं ने और मुसलमानों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उनमें कुछ सुधारवादी और दूसरे आंदोलन भी शामिल थे। उनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत से पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित थी और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया। राजा राम मोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। उनके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के उभरते हुए मध्य वर्ग पर ब्रह्म समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। दोनों साइड से हुई होगी। भारत में अन्य स्थानों पर ऐसी ही प्रवृत्ति काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की। पहले मैं पेज शेयर कर देती हूँ आपके लिए, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अत्यंत महत्वपूर्ण सुधार आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन उनकी जड़ पंजाब के हिंदुओं में जमी। यह आर्य समाज का आंदोलन था और नारा था वेदों की ओर लौटो। ये नारा तो हमने अभी भी कई जगह पढ़ा ही है। तो ये नारा किसका था? वेदों की ओर लौटो, आर्य समाज का। आर्य समाज। इस नारे का वास्तविक अर्थ था वेदों के समय से आर्य धर्म में होने वाले विकास का निषेध। यह बात महत्वपूर्ण है कि इसका प्रसार मुख्य रूप से पंजाब और संयुक्त प्रदेश के हिंदू वर्ग में हुआ। एक समय ऐसा आया जब सरकार इसे राजनीतिक दृष्टि से क्रांतिकारी आंदोलन समझती थी। लड़के लड़कियों में समान रूप से शिक्षा के प्रसार में, स्त्रियों की स्थिति का सुधार करने में और दलित जातियों के स्तर को ऊंचा उठाने में इसने बहुत अच्छा काम किया।
लगभग स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत से लोगों पर इनका प्रभाव पड़ा। वे श्री राम कृष्ण परमहंस थे। ठीक है, जो श्री राम कृष्ण परमहंस थे उनका बहुत लोगों पर बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ा है। और ये कब आए थे? स्वामी दयानंद के समय में ही। जब स्वामी दयानंद का समय था उसी समय बंगाल में एक अन्य व्यक्तित्व उभर के आया है जिसका प्रभाव पढ़े लिखे वर्ग पर बहुत ज्यादा पड़ा है। कौन थे ये? श्री राम कृष्ण परमहंस जी। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मपरायण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। वे मुख्यतः धार्मिक थे पर साथ ही बहुत उदार थे। आत्म साक्षात्कार की खोज में वे मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले। उनमें से कुछ लोग कुछ समय श्री राम कृष्ण के साथ भी रहे। आत्म साक्षात्कार क्या होता है? अपने स्वयं की खोज में। ठीक है, मुसलमान और ईसाई तत्वज्ञानियों तक से मिले थे वो। और जिनसे वो मिले थे ईसाई तत्वज्ञानी लोग, कुछ समय तक श्री राम कृष्ण के साथ में भी रहे थे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने दूसरे धर्मों को भी अपने क्षेत्र में ले लिया। वे हर तरह की सांप्रदायिकता के विरोधी थे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सभी मार्ग सत्य की ओर जाते हैं। आधुनिक जीवन के संदर्भ में उन्हें समझना कठिन था, फिर भी वे भारत के बहुरंगी साक्ष्य के अनुरूप थे। बहुत से लोग जिन्होंने उन्हें कभी नहीं देखा था उनकी जीवन कथा से बहुत प्रभावित हुए। यानी कि जिन लोगों ने उनको देखा तक भी नहीं था लेकिन फिर भी वो उनकी जीवन गाथा सुन सुनकर ही उनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सत्य के मार्ग पर चलते थे। इस बात पर बल दिया कि सभी लोग सत्य के मार्ग की ओर जाते हैं। और वे बहुरंगी साक्ष्य के अनुरूप थे। इस वर्ग में रोम्यागोला थे जिन्होंने उनकी और उनके मुख्य शिष्य विवेकानंद की जीवनी लिखी। विवेकानंद ने अपने गुरु भाइयों के सहयोग से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जिसमें सांप्रदायिकता नहीं थी। विवेकानंद के पास अतीत का आधार था और उन्होंने भारत की विरासत पर गर्व था। फिर भी जीवन की समस्याओं के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था। फिर भी जीवन की समस्या के प्रति उनका दृष्टिकोण आधुनिक था और वे भारत के अतीत और वर्तमान के बीच एक तरह के सेतु थे। सेतु मतलब जोड़ने वाला बांध, पुल। यानी कि वे बंगला और अंग्रेजी के ओजस्वी वक्ता थे और बंगला गद्य और ललित कविता के लेखक थे।
वे सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, होबिले, शालीन और गरिमावान थे। उन्हें अपने मिशन पर पूरा भरोसा था। उनमें भारत की ओर बढ़ाने की गहरी लगन थी। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए। 1893 ईस्वी में उन्होंने शिकागो में अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। उदास और पतित हिंदू मानस के लिए वे संजीवनी की तरह आए। 1893 में उन्होंने शिकागो में अंतरराष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लिया। अमेरिका में 1 वर्ष से अधिक बिताया। यूरोप की यात्रा एथेंस और कुशुतुनिया तक की और मिस्र, चीन और जापान भी गए। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था, उसके लिए उसे और उनके संदेश को भूलना कठिन हो जाता है। जो एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेता था, उसके लिए इसे और इसके संदेश को भूलना बहुत कठिन हो जाता था। खुद उन पर भी पश्चिम देशों की यात्रा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। वे अंग्रेजों की लगन और अमेरिकी लोगों की जीवंतता और संभाव के प्रशंसक थे, लेकिन वे पश्चिम के धर्म व्यवहार से प्रभावित नहीं हुए और भारतीय दर्शन और आध्यात्मिकता पृष्ठभूमि में उनकी आस्था और अधिक बलवती हो गई। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि विचारशीलता मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। सामाजिक संगठनों को समय के परिवर्तन के साथ बदलना चाहिए। विवेकानंद ने कर्म कांड के निष्ठक तात्विक विवेचनों और तर्कों की घोर निंदा की, विशेषकर ऊंची जाति की छुआछूत की। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा, वह थी अभय, निडर रहो। इसके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह छोड़ दो। इसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। देखिए कितनी अच्छी ज्ञान की बातें कही है किसने? विवेकानंद जी ने। महर्षि विवेकानंद जी ही कह रहे हैं ये कि निडर रहो, अभय रहो, निडर रहो। और दुनिया का सबसे बड़ा पाप क्या है? दुर्बलता। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही मान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी।
क्या है? कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है, उसे जहर की तरह से छोड़ दो। इसमें कोई भी जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है, सत्य सर्व ज्ञान है। नेक्स्ट पेज शेयर करते हैं। मुझे लगता है पहुंच गया। सत्य मजबूत बनाता है, सत्य पवित्रता है और सत्य ही सर्व ज्ञान है। अंधविश्वासों से सावधान रहो। मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा, क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हैं, लेकिन अगर अंधविश्वास घर कर लेकर तो दिमाग गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है, जीवन का पतन होने लगता है, अर्थात जीवन समाप्त होने लगता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्वामी विवेकानंद जी थे, उन्होंने सत्य पर ज्यादा फोकस किया। सत्य को ही सबसे अधिक प्राथमिकता दी है। उसने कहा मनुष्य को मजबूत कौन बनाता है? सत्य। सत्य ही सर्व ज्ञान है और सत्य ही पवित्रता है। वो कहते हैं कि अंधविश्वास से हमें सावधान रहना चाहिए और स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि मैं तुम्हें अंधविश्वासी मूर्ख की कहने की अपेक्षा कट्टर नास्तिक कहना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि नास्तिक सजीव होता है और आप उसे कुछ बना सकते हो, लेकिन अंधविश्वास, अगर अंधविश्वास दिमाग में घर कर लेता है तो दिमाग ही गायब हो जाता है, बुद्धि क्षीण होने लगती है, अर्थात बुद्धि कमजोर होने लगती है और जीवन का पतन होने लगता है। अर्थात जीवन समाप्ति की ओर आगे बढ़ने लगता है। इसीलिए विवेकानंद ने भारत के दक्षिण छोर से कन्याकुमारी से